चलिए हम लोग आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें दे दिया गया पहला प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या का चर्चा किया गया है ना। देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, एक से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को, है ना, जहाँ तक आप गिन पाएँ। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। उसी में शून्य सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, देखिए 1 से लेकर 2, 3 इस तरह 100, 200, 1000, 10,000, करोड़, 10 करोड़ जहाँ तक चले गए तो ये सब होता है प्राकृतिक संख्या। और उसी में यदि शून्य सम्मिलित हो गया तो वही हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, वही पूर्णांक क्या होता है, ये तो सभी संख्या रहेगा ही। ठीक है, शून्य से लेकर सभी धनात्मक संख्या तो रहेगा ही। ठीक है, देखिए यहाँ से सभी धनात्मक संख्या है, शून्य भी है, साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, तो इसी को कह देते हैं पूर्णांक। ठीक है, और परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में हम लोग जिसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बताना पड़ेगा अंश और हर के होना क्या चाहिए, p/q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कौन, इसी में से होना चाहिए, कोई धनात्मक संख्या हो जाए या कोई ऋणात्मक संख्या या जीरो हो जाए। ठीक है, अंश और हर यही इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए, पूर्णांक में से। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिया है ना, तथा दूसरा कंडीशन हम लोग को बोला है कि क्यों है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो आपने p/q अंश और हर के रूप में संख्या लिखा है ना, तो यहाँ पे p तो पूर्णांक पूरा हो जाए, q भी पूरा पूर्णांक रहे, लेकिन हर में सिर्फ आपको q मतलब यहाँ पे 0 नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे 1/2 हमने लिखा है तो यहाँ पर 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है ना, ऊपर 0 रह सकता है ना। यदि हम लोग इस तरह से 0/1 लिख दें तो यह एक परिमित संख्या है, अंश और हर क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यह भी पूर्णांक में आएगा, 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या, साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्या, ये तो 0 आएगा ही पूर्णांक में है। ठीक है, 1 भी है पूर्णांक में, लेकिन बस हर में आप 1/0। ठीक है, 1/0 इस तरह से नहीं चलेगा, पूर्णांक तो दोनों है, लेकिन हर में क्या करना है, हम लोग को 0 नहीं लिखना है, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या है जिन्हें हम p/q अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे करड़ी में दो हम लोग को ऐसी संख्याएं लिखना है करड़ी के अंदर जिन संख्याओं का वर्गमूल न निकल पाए। ठीक है, तो करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, और पाई भी होता है ना। इसका हम लोग दशमलव प्रसार से ही हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा रहता है, शांत रहता है, और एक अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, वहीं दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा रहता है, अशांत अनावर्ती रहता है। ठीक है, और वहीं वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में ना देखिए सभी परिमेय संख्याएं जाएंगी। ठीक है, यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तब हम लोग अभ्यास को हल कर पाएंगे। तो यही हम लोग को पहला प्रश्न दिया था ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने लिखा कि देखिए वास्तविक संख्या में ही पूछा है ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्याओं में होता क्या है, सभी परिमेय संख्या आ जाती हैं, साथ साथ अपरिमेय संख्या भी होनी चाहिए, है ना। तो सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, इसमें आएंगी, सम्मिलित होगा। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सभी परिमेय संख्या और साथ साथ अपरिमेय संख्या होता है ना। तो यह कथन हम लोग को सत्य दिया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रश्न का हम लोग हल करने वाले हैं। पहले प्रश्न में ये हम लोग पहला जो कि हम लोग का था सत्य। ठीक है, और हम लोग का कारण भी हम लोग को लिखना है। ठीक है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है, तो हम लोग लिख देते हैं सत्य क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है। तो अपरिमेय क्या है पूछा था, तो हमने बता दिया कि सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दे दिया गया है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है। जहाँ यम के बारे में चर्चा किया गया, यम एक प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की सभी संख्याओं को कहते हैं जहाँ तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको आप गिन ले वही होती है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर बोला है ना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम, ठीक है, के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या। चलिए इसको हम लोग बात को समझते हैं।
देखिए हम लोग को ना संख्या रेखा के बारे में दिया था, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम लोग जानते हैं ना कि सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस पर संख्या रेखा पर क्या रहेगा, बीच में जीरो हो जाएगा। इधर दाहिनी साइड धनात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं 1 2, ठीक है। इनके बीच का गैप बराबर रहना चाहिए 1 2 3। इस तरह से सभी इधर धनात्मक संख्या रहेगा, है ना। चलिए प्लस अनंत लिख देते हैं। चलिए इधर ऋण 1 हो गया, ऋण 2, ऋण 3। इस तरह से सभी इधर ऋणात्मक संख्या होती है। साथ में क्या रहता है, बीच में शून्य रहता है ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, इस पर सभी वास्तविक संख्याएं दर्शाई जाती हैं संख्या रेखा पर, है ना। हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों को बोला है ना कि आप ना करड़ी में यम रख दीजिए, जहाँ पर यम की चर्चा किया हुआ है ना कि यम हम लोग का क्या है, प्राकृत संख्या है। चलिए प्राकृतिक ही लिख देते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत ही बोल जाएगा। प्राकृत का है या प्राकृतिक, बात दोनों एक ही है। इसमें देखिए संख्याएं कहाँ से आती हैं, गिनती की सभी संख्याएं आती हैं 1 2 3, ठीक है। इस तरह से सभी धनात्मक संख्याएं इसमें आती है ना। तो कह रहा है कि आप ना सभी बिंदुओं को यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या में हम लोग क्या जानते हैं कि सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी आता है। अच्छा, यहाँ पर बीच में 1/2 भी तो आएगा, 1/2 भी तो इसमें आएगा। तो क्या आप बताइए कि यम के स्थान पर हम लोग शून्य को प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है ना कि यहाँ पे प्रत्येक आप कोई बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर हमने बताया कि समस्त सभी वास्तविक संख्याएं दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या आप कोई यहाँ पे धनात्मक संख्या रख के आपको 0 प्राप्त करना रहेगा, तो क्या प्राप्त कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग यहाँ पे करनी में लिख दें, क्या यहाँ पर 1 2 इस तरह से हम लोग कोई धनात्मक संख्या लग कर या लिख कर हम लोग 0 प्राप्त कर पाएंगे, कभी नहीं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शून्य को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं, साथ ही साथ हम लोग कोई ऋणात्मक संख्या भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। क्या आप यहाँ पर कोई धनात्मक संख्या रखेंगे तो क्या आप कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको बोला है ना। जैसे देखिए हम लिख दें यहाँ पे, करड़ी में 4 का वर्गमूल हम लोग को क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं ना, तो किसी संख्या का वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों आता है, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक दोनों आता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर बोला है ना कि जो यम हम लोग को रखना है यहाँ पे, ठीक है, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार देखिए, जैसे हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं ना, 2 गुणते 2 लिख देते हैं, है ना, और एक जोड़ा बनता है। वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि यह संख्या किस संख्या की वर्ग है, ठीक है। तो वो संख्या 2 भी हो सकता है, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। देखिए 2 गुणते 2 लिख देता हूँ, यहाँ से हम लोग को एक 2 निकल कर आ जाएगा, तो यह भी वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना, 2 भी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर बोला है ना कि यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, ऋण 2 और ऋण 2 रख देते हैं, तभी भी हम लोग को इसका वर्गमूल ऋण 2 भी निकल कर आ जाता। यदि हम लोग धन 2 और ऋण 2, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जब हम लोग वर्ग करेंगे ना, तो यह 4 ही संख्या आएगी, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे यह तो संख्या ले सकते हैं, ठीक है, इसको तो हम लोग ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को प्राकृतिक संख्या ही लेना है, हम लोग ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। और इस पर वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। ऋणात्मक हम लोग ऋण 1 प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, कोई धनात्मक संख्या रख कर इसमें, है ना, करड़ी के अंदर कोई धनात्मक संख्या रख कर हम लोग ऋण 1 नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही ऋण 2 प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और ना ही आप 1/2 को भी आप कोई यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रख के करड़ी के अंदर कोई आप प्राकृतिक संख्या रख दें, और यहाँ पर 1/2 आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे 1/2 लिख दें, तो 1/2 हम लोग को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, करड़ी के अंदर 1/4 होना चाहिए, ठीक है। 1/4 होगा करड़ी के अंदर, तभी हम लोग 1/2 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है, धनात्मक संख्या। तो 1/4 क्या है, तो ये धनात्मक संख्या नहीं होता है, ठीक है। इसमें नहीं आ पाएगा ना, 1 2 3 4 इस तरह से करते जाएंगे तो 1/4 आप नहीं कहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह संख्या 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। 1/4 क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो हम लोग को इसके 1 से इधर तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक संख्या का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ना ही ऋणात्मक संख्या मिल पाएगा, ना ही जीरो मिल जाए, ना ही जीरो मिल पाएगा, ना ही आप 1/2 या ऋण 1/2 कोई धनात्मक संख्या रखकर, धनात्मक संख्या का वर्गमूल रखकर ना ही आप जीरो प्राप्त कर सकते हैं, ना ही 1/2 आप प्राप्त कर सकते हैं, ना ही ऋण 1/2 इस तरह से, या कोई ऋणात्मक संख्या भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। देखिए हम लोग का यही प्रश्न दिया था ना कि यहाँ पे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हम लोग को कथन बताना था कि सत्य है कि असत्य है, तो यह कथन असत्य है, ठीक है। हम लोग ऋणात्मक संख्याएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही जीरो प्राप्त कर पाएंगे, है ना, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल रख के, ठीक है। ना ही हम लोग धन 1/2 प्राप्त कर सकते हैं, ना ही ऋणात्मक 1/2 प्राप्त कर सकते हैं, ना 1/3 भी नहीं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे किसी धनात्मक संख्या का आप वर्गमूल निकाल के, ठीक है। तो ये कथन जो दिया था हम लोग को, यह असत्य कथन दिया था। तो हम लोग चलिए इसको भी लिख देते हैं। सेकेंड, ये हम लोग को जो कथन दिया हुआ है यह असत्य, ठीक है, असत्य है। कारण हम लोग को देना पड़ेगा, हम लोग लिख देते हैं क्योंकि
किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, शून्य को भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालकर आप शून्य भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सेकेंड वाला प्रश्न भी हम लोग का हल हो गया। देखिए आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दे दिया गया ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग को वास्तविक संख्या को प्रत्येक इसमें करना है, अपरिमेय संख्या में करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अब हम लोग को ना वास्तविक संख्या का पूछा था। ठीक है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अब इसमें आ पाएगी, अपरिमेय संख्या में आ पाएगा। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ठीक है, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को इसमें आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी संख्या इसमें अपरिमेय संख्या में नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग किसको मान लेते हैं, हम लोग 1/2 ही लिख दें। ठीक है, 1/2 क्या करेगा, वास्तविक संख्या में तो आएगा, क्योंकि इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती है। तो ये 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये तो वास्तविक संख्या में रहेगी, लेकिन यही अपरिमेय संख्या में नहीं आ सकता। अपरिमेय संख्या में मान लेते हैं, देखिए 1 को भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या में तो आएगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या में आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या में ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ऐसे ही संख्याएं रहेंगी जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, करड़ी में 2, करड़ी में 3 हो गया, पाई हो गया, करड़ी में 4 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, प्रत्येक वास्तविक संख्या ना अपरिमेय संख्या में नहीं। देखिए हम लोग को पहला प्रश्न पूछा था ना कि यह अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आएगी प्रत्येक, तो यह तो सत्य कथन था। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसमें पूरी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में, ठीक है, वास्तविक संख्या पूरा अपरिमेय संख्या में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड। यहाँ पर ये जो कथन दिया था ना, ये असत्य कथन दिया था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे असत्य। कारण हम लोग लिख देते हैं क्योंकि 1/2 को ही हम लोग चलिए लिख देते हैं। ठीक है, आप शून्य को भी लिख सकते हैं, कोई भी आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख देते हैं क्योंकि 1/2 वास्तविक संख्या में तो होगा, किंतु अपरिमेय संख्या में नहीं। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि जिन जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, और जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न दे दिया है कि सभी हम लोग को करड़ी में, ठीक है, सभी धनात्मक संख्याओं को रखना है और वर्गमूल निकालेंगे तो क्या सभी अपरिमेय ही होता है, कोई परिमेय होता है तो आप बताइए। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पर हम यदि करड़ी में ना 1 को ही रख दें। ठीक है, धनात्मक संख्या का मतलब क्या हुआ, देखिए धनात्मक यहाँ पे पूर्णांक बोला था, है ना, तो पूर्णांक होता है सभी, देखिए 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या इसमें आता है, सभी धनात्मक संख्या और साथ साथ सभी ऋणात्मक संख्या, है ना, यही होता है हम लोग का पूर्णांक। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोला है ना धनात्मक पूर्णांक की बात किया, तो धनात्मक कौन है, ये इधर का तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, और शून्य तो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक पूर्णांक की बात इन्हीं से किया है। ठीक है, मान लीजिए ये प्राकृतिक संख्या की बात किया है। ठीक है, 1 से लेकर सभी धनात्मक संख्या का यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक भी आता है, साथ साथ शून्य भी आता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक दिया था, तो धनात्मक पूर्णांक का यही मतलब हुआ जो धनात्मक संख्या है। ठीक है, 1 2 3 या जैसे प्राकृतिक संख्या ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या निकल कर आ जाएगा, 1 ही निकल कर आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, और करणी में 2 रख दिया तो यह हम लोग को करणी में 2 का यह एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, इसका आप वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे दशमलव में यदि आप इसको बदलेंगे तो 1.4142। ठीक है, इसी प्रकार से आता है, इसका दशमलव अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, ये कभी दोहराव नहीं करेगा, यह अपरिमेय संख्या होता है।
अपरिमेय संख्या, ठीक है। वहीं करणी में 3 की बात करें तो यह भी हम लोग का एक अपरिमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वहीं हम लोग करणी में 4 की बात करें तो यह 4 किस संख्या का वर्ग है, वो संख्या है 2। ये हम लोग का कौन सी संख्या बनी, ये हम लोग का बना परिमेय संख्या। जब हमने धनात्मक 4 का वर्गमूल निकाला तो ये देख रहे हैं कि आप परिमेय संख्या हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप हम लोग 9 प्रतिस्थापित करते हैं ना, 9 धनात्मक पूर्णांक हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो इसका क्या निकल कर आ जाता है, 3 निकल कर आ जाता है, जो कि भी हम लोग एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 16 का, ठीक है, तो यह क्या निकल कर आता है 4, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो इन संख्याओं का जिन जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा वो हो जाएंगी परिमेय संख्या है, ठीक है। करणी के अंदर हम लोग धनात्मक पूर्णांक रखेंगे, जिनका वर्गमूल निकला वो परिमेय संख्या, जिनका नहीं निकलता है वो हो जाती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं। हम लोग को देखिए प्रश्न यही दिया था ना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम लोगों ने वर्गमूल तो निकाला, सभी धनात्मक पूर्णांक रख के देखा, तो करणी में यदि आप ना वर्गमूल 1 का निकालेंगे तभी भी आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, 2 का निकालेंगे तो ये नहीं निकल पाएगा, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या हो। करणी में 3 भी अपरिमेय संख्या हो, लेकिन करणी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, जो कि आपका आएगा संख्या 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा था ना क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिख देंगे हम लोग कि नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं। और यहाँ पर हम लोग को यदि नहीं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना कि यदि नहीं हो रहा है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी यहाँ पर हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, है ना, इनको दे दीजिए, इसको भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको लिख देते हैं, इस बात को नहीं। हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। अब प्रश्न में हम लोग को पूछा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम लोग का नहीं लिख देते हैं नहीं। और यदि नहीं आपने बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना था कि इस संख्या का हम लोग को एक उदाहरण देना था, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है, सभी धनात्मक संख्या रख दीजिए कोई। तो हम चलिए करणी में यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं हम लोग, 4 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, चलिए 16 ही रख देते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, 16, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल दे रहे हैं तो यह क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, जो कि 4 हम लोग का क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को उदाहरण लिख देना चाहिए था, उदाहरण। करणी में 4 का वैल्यू नहीं, करणी में 16 का, 16 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालना है, 4 आ रहा है, जो कि हम लोग का ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग को करणी में 5 को निरूपित करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को ना करणी में 5 को दिखाना है कि संख्या, करणी में 5 को इस संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि करणी में 5 हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए और हम ना बता देते हैं करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4, करणी में 4 का मतलब क्या हुआ, ये तो 2 ही हो गया, करणी में 4 का मतलब क्या 2 हो गया, करणी में यहाँ पे 5, ठीक है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है, करणी में 2, करणी में 3 के लिए। फिलहाल में हम लोग करणी में 5 को समझते हैं, करणी में 5 हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग ना एक ऐसा समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। चलिए नामकरण कर देते हैं, ABC हमने नामकरण कर दिया, है ना। तो हम लोग को करणी में 5 हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसी समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली जो भुजा रहती है, इसको कर्ण भी कहते हैं, 90 अंश के जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो जो यहाँ पे 90 अंश का कोण रहता है उसके जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जब 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन है, AC है, AC का वर्ग, ठीक है, और शेष दोनों भुजाएं कौन है, AB, हम लोग लिख देते हैं AB का वर्ग प्लस यहाँ पे BC का वर्ग हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, है ना, इसको कर्ण कहते हैं, इसको जो नीचे रहता है उसको आधार, और जो इस तरह से ऊपर रहता है उसको बोलते हैं लंब। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पे आधार को पहले लिख दीजिए या लंब को लिख दीजिए, चलिए इस तरह से लिख देते हैं, आधार का वर्ग प्लस यहाँ पे लंब का वर्ग, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग को ना एक ऐसा समकोण त्रिभुज चाहिए ना जिसका यहाँ पे आधार ही मान लेते हैं, या तो आधार लंब में कोई हो सकता है, जिसका हम लोग ना आधार हम लोग का 2 मात्रक हो, ठीक है,
यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। चलिए ABC नामकरण कर देते हैं। समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। यहाँ पे इसकी आधार की लंबाई 2 मात्रक हो, ठीक है, 2 रहेगा, और यहाँ पे उसकी लंबाई कितना हो, 1 हो, तभी हम लोग को यहाँ पे AC क्या मिलेगा, करनी में 5 मिलेगा, ठीक है। इसको हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए AC की हम लोग को लंबाई ज्ञात करनी है, और हम लोग AB 2 ले लेते हैं। इन दोनों में से आप कोई ले सकते हैं। इसकी या तो इसको आप 2 लेंगे तो इसको 1 लेना पड़ेगा, इसको हमने 2 ले लिया तो इसको हम लोग को 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है। AB हमने कितना ले लिया, 2, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 का वर्ग प्लस हमने BC कितना ले लिया, 1। यहाँ पे मात्रक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, है ना, यहाँ पे फुट ले सकते हैं, कुछ भी मात्रक इसका कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ हम लोग को यहाँ पे संख्या से मतलब है ना कि करनी में 5 को हम लोग किस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 का वर्ग, मात्रक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 का वर्ग, हमने 1 का वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं AC का वर्ग बराबर, जब 2 का हम लोग वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4, जब हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। AC का वैल्यू, AC का वर्ग अभी ना 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। AC का वर्ग आ गया 5, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, वर्ग को पक्षांतर करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम लोग करड़ी में 5 किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग को एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है ना जिसका आधार 2 सेंटीमीटर हो, मात्रक कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पे माप कर बनाएंगे तो स्केल से ही माप कर बनाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर मान लेंगे इसको, ठीक है, नाप लेंगे इसको 1 सेंटीमीटर। तो जो यह वाली लंबाई हम लोग की आएगी वो कितना आएगा, करड़ी में 5 कैसे आ रहा है हमने निकाल कर आपको दिखाया पाइथागोरस प्रमेय में से, है ना। AC का वैल्यू ज्ञात करना था, हमने आधार 2 ले लिया, 2 का वर्ग, लंब 1 ले लिया तो 1 का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो गया। यहाँ पे वर्ग था, बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे वर्ग का, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग करड़ी में 5 निकालेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल। अब हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर ना हम पहले एक संख्या रेखा ही बना देते हैं। संख्या रेखा हम लोग, चलिए 1-1 सेंटीमीटर पर हम लोग टिक लगा लेते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से 4, यहाँ पे प्लस धनात्मक रहेगा, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या रहेंगी, सभी वास्तविक संख्याएं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऋण 1 बना देते हैं, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3। तो हम लोगों ने पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 मात्रक की लंबाई ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग 2 सेंटीमीटर ले लें। अब यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है, हम लोग जहाँ पर हम लोग का 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग 1 सेंटीमीटर 1 मात्रक ऊपर लेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से एक मात्रक हमने बस ऊपर खींच लिया, ठीक है। चाहे तो आप आगे भी खींच सकते हैं, बस हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम लोग को आवश्यकता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने मात्रक सेंटीमीटर में लिया तो ये भी सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग मिला देते हैं और नामकरण हम लोग कर देते हैं। ये त्रिभुज हमने बना दिया, ए या बिंदु यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, और इस बिंदु का नामकरण हम लोग सी कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग का 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने लिया, ठीक है। तो यही हम लोग को यह 2 सेंटीमीटर हो गया, या यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर का लंबाई लिया था, तो यह हम लोग को कितना करड़ी में 5 सेंटीमीटर मिलेगा, जिसको हम लोग मात्रक लिखेंगे, ठीक है। चलिए बस इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। लिखते हैं हम लोग सर्वप्रथम संख्या रेखा पर AB बराबर 2 मात्रक लिया। मात्रक आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, फुट में भी ले सकते हैं, मीटर में भी, जिसमें इच्छा करे उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 मात्रक लिया तथा बिंदु B से, यही बिंदु B से ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। बिंदु B से लंबवत रहेगा, लंबवत एक मात्रक लिया, कामा बिंदु C तथा बिंदु A को मिलाया और समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर बिंदु रहेगा। समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज ही हम लोग का बन गया, ए बी सी का हम लोग लिख देते हैं रचना किया। अब यहाँ पर फिर हम लोग नीचे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यही हो जाता है 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, AC का वर्ग से इस दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख दिया, तो यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, AC का वर्ग से इस दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो AB यही है, AB का वर्ग करके जोड़ेंगे और यहाँ पे BC भुजा है तो BC का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे AC का वर्ग हो गया और AB का वैल्यू हमने 2 मात्रक लिया हुआ है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, वैल्यू 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान हमने 1 लिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर 4 में 1 जोड़ देंगे हम लोग तो 5 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वर्ग के बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, जो भी संख्या रहती है उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो ये आ गया हम लोग को निकल कर करड़ी में 5, AC का वैल्यू हम लोग को करड़ी में 5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना रहता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले प्रकार में दूरी भर कर आप संख्या रेखा पर इस तरह से गिरा देंगे। देखिए जो यहाँ पर AC की लंबाई है ना, ये हम लोग प्रकार में भर लेते हैं, ठीक है। इसी को आपको इस तरह से प्रकार में भर लेना है और यहाँ पे जो बिंदु हम लोग को A मिला हुआ है, ठीक है, अब इसको हम लोग केंद्र मानेंगे और यहीं बिंदु C से होते हुए ना इसी को संख्या रेखा पर आपको गिरा देना है, ठीक है। तो इसका यहीं कटान बिंदु मिल रहा है, आपको इस तरह से संख्या रेखा पर गिरा देना है। तो यहीं पर हम लोग को प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है, तो यही हो गया हम लोग को करणी में 2, यही हो गया हम लोग का करणी में 2। यहाँ पे B को हम लोग को यहाँ पे लिख देना चाहिए था इधर में। देखिए यहाँ से लेकर जहाँ पर यह बिंदु गिरा हुआ है, ठीक है, प्रकार से आप गिरा लेंगे इसको संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है हम लोग को ना, चलिए इस बिंदु को यदि कोई और नामकरण करना रहेगा तो ABC हो गया, इसको बिंदु को हम लोग D नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ से बिंदु A से लेकर जो यहाँ पे D तक की आपको दूरी मिली ना, यही हो गया आपका करणी में 5 मिल गया आपको, ठीक है, क्योंकि यही करणी में 5 था, यही 0 से लेकर यहाँ पे C तक था करणी में 5। करणी में 5 को क्या करेंगे, इस तरह से चाप भर के संख्या रेखा पर इस तरह से चाप कटा देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे चाप कटेगा ये भी क्या रहेगा, करणी में 5 ही रहेगा, इसी को केंद्र मान के, है ना, A बिंदु को केंद्र मानकर इस तरह से प्रकार भर के चाप गिरा देंगे। तो यहाँ पर बिंदु हम लोग कटान बिंदु D मिला, ठीक है। तो यही हो गया, यहाँ से A से D के बीच की दूरी ही हम लोग को क्या है, करणी में 5 है, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं, जो यहाँ पे AC की लंबाई करणी में 5 है ना, यही तो AD की लंबाई है, A से लेकर यहाँ पे D तक, B कहाँ पर है, यहीं तक है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए AD भी करके हम लोग लिख देते हैं, ये यहाँ पर बिंदु या D है, हम लोग नीचे से लिख देते हैं संख्या रेखा पर AD बराबर करणी में 5 मात्रक को प्रदर्शित करता है, इस रहेगा प्रदर्शित करता है। एक बार हम इसको और समझा देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम फिगर को बड़ा करके समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोगों ने एक संख्या रेखा बना लिया, ठीक है। संख्या रेखा बनाने के बाद है ना, यहाँ से A से यहाँ तक B की लंबाई है ना, ये हम मात्रक कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर हमने करके ले लिया ताकि यहाँ पे अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर था तो काफ़ी छोटा हो जा रहा था। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींच लेंगे, ठीक है। संख्या रेखा खींचने के बाद ना यहाँ पर शून्य बना देंगे, यहाँ पे -1 बना देंगे, यहाँ पे -2, -3, इधर शून्य के दाहिनी दिशा में क्या रहेंगे, सभी धनात्मक संख्या रहेंगी, वही बाएं साइड क्या रहेंगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पे ऋण 1 बना दिया, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या इधर रहेंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग को समकोण त्रिभुज बनाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्वप्रथम 2 मात्रक यहाँ पे ले लिया है ना, A से B तक की लंबाई, A से B तक की लंबाई कितना, हमने 2 मात्रक ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लंबवत हमने 1 मात्रक लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ABC क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज का रचना हो गया। हमने लिखा यहाँ पे कि सर्वप्रथम क्या किया, संख्या रेखा पर AB बराबर यहाँ पे 2 मात्रक लिया तथा बिंदु B यही है हम लोग का, बिंदु B से लंबवत यहाँ पे C तक
एक मात्रक लिया हम लोगों ने, एक मात्रक, और फिर बिंदु ए और सी को क्या कर दिया, मिला दिया, और समकोण त्रिभुज ए बी सी का यहाँ पे हम लोगों ने रचना कर लिया। ठीक है, रचना करने के बाद यहाँ पे समकोण या त्रिभुज बन रहा था, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा था, जिसकी यहाँ से ए से बी तक की लंबाई कितना हम लोगों ने 2 मात्रक लिया था, और बी से सी 1 मात्रक। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर है सब कुछ, यहाँ पे एबीसी का रचना कर लिया। पाइथागोरस प्रमेय से यही होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है तो 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों को वर्ग करके, है ना, दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके वर्ग के बराबर रहता है। तो यही होता है एसी का वर्ग, एसी का यहीं 90 अंश के सामने वाली भुजा थी एसी, और यहाँ पे ए बी हम लोग का यहीं आधार था, ए बी का वर्ग प्लस यहाँ पे बी सी का वर्ग। तो ए बी का वैल्यू हम लोगों ने 2 मात्रक लिया था तो 2 मात्रक रख दिया, 2 का वर्ग, प्लस यहाँ पे बी सी का वैल्यू 1 मात्रक लिया था तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही हो गया। ठीक है, 4 में 1 जोड़ दिया गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे AC का वर्ग था 75 कर दिया गया, जो भी संख्या रहता है जो भी संख्या रहता है उसका वर्गमूल निकल जाता है ना। तो यहाँ पर AC का हम लोगों ने वैल्यू करणी में 5 निकाल दिया। अब AC का वैल्यू हम लोग को ना, ठीक है, अभी AC का वैल्यू तो यहाँ पर आया है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। ठीक है, तो संख्या रेखा ये हम लोग की है। ठीक है, तो AC को क्या करा हम लोगों ने, प्रकार में भरा, और इस तरह से इसको चाप में भर लेंगे और इस तरह से चाप कटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, चाप को हमने इस तरह से कटा दिया तो यही हम लोग को कटान बिंदु मिला। ठीक है, जिसको हमने D नामकरण कर दिया। ठीक है, तो यही A से लेकर जो D तक दूरी है ना, यही आपका करणी में 5 है। ठीक है, बस यही सारी बातों को हमने लिख दिया कि संख्या रेखा पर जो है यहाँ पे A से लेकर D तक है। ठीक है, वो करणी में 5 मात्रों को प्रदर्शित करता है। इस तरह से ये वाला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया ना, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी सी शीट लीजिए। ठीक है, कागज़ तो लेना ही हम लोग को, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल दिया हुआ है, स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ना एक हम लोग को बिंदु O लेना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पर आगे दे दिया गया, और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट दिया हुआ है OP लीजिए। ठीक है, एकक लंबाई मतलब इसका लंबाई एक ही होना चाहिए, मात्रक जो भी रहे। ठीक है, मतलब एकांक लंबाई होनी चाहिए, मात्रक जो भी हो। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जो भी रहे, बस एकांक आपको लंबाई लेना है। और फिर लंबाई लेकर OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। ठीक है, आकृति देखिए, इसी को बोला है कि OP1 आप एकांक लंबाई ले लेना है, फिर उसके लंबवत एकांक लंबाई ले लेना है, और फिर इसको आप मिला देंगे तो जाहिर सी बात है यह 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर यदि मात्रक सेंटीमीटर में लेंगे तो फिर क्या कर देंगे, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, OP1 P2 एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 90 अंश यही है, 90 अंश के सामने वाली भुजा यही है, कर्ण। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो यही निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को वर्ग करेंगे तभी एक ही रहेगा, और एक एक का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये करणी में 2 आ जाएगी। फिर हम लोग को आगे दे दिया गया है ना, खींचिए, और यहाँ पे OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3। ठीक है, P2 यहाँ पे P3, यहाँ पर फिर लंब खींचिए। ठीक है, करणी में 2 आपने निकाल दिया, फिर लंब खींचिए, फिर करणी में 3 निकला, फिर लंब खींचिए। इस तरह से खींचना है हम लोग को। ठीक है, खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। आगे मतलब इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 PN इस तरह से प्राप्त कर लेंगे, और उन्हें मिलाकर करणी में 2 करणी में 3 करणी में 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यही हम लोग चौथे वाले प्रश्न को ही हल करने वाले हैं। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हल, हम लोग चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले ना हम लोग को ना एक बिंदु O लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एकक लंबाई का यहाँ पे रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खींचते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर जहाँ पर आपको इच्छा करे वहाँ पर हम लोग बिंदु इस तरह से कहीं पर बिंदु हम लोग चलिए O ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एकक लंबाई लेना है तो हम लोग 1-1 सेंटीमीटर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से 1 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लिया, और यहाँ पर हम लोग को नामकरण करना था O। ठीक है, यहाँ पर हमने O नामकरण कर दिया, और देखिए यहाँ पर हम लोग को P1 नामकरण करना है, फिर P1 P2 इस तरह से जो भी आएगा P1 P2 नामकरण करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो पहले फिर हम लोग को क्या P1 करना है नामकरण, तो हम लोग P1 नामकरण कर देते हैं। एकक लंबाई हमने लिया ही है। ठीक है, यह एक हमने लिया है जो कि सेंटीमीटर है, मात्रक नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो वो हो गया, यह हम लोग लिख देते हैं P1 हमने ले लिया। अब इस पर ना लंबवत हम लोग को खींचना है एक मात्रक। ठीक है, इस पर लंबवत खींचना है, तो चलिए हम लोग लंब खींच देते हैं इस पर। इस तरह से हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे ट्रिक लगा लेते हैं, और यहाँ पे
1 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मात्रक खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग को क्या नामकरण करना है, P2 नामकरण करना है, P1 P2 इस तरह से नामकरण करना है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। ये हम लोग को क्या मिला, ये हम लोग को करड़ी में 2 मिला। ठीक है, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है, यहाँ पे लंबवत ही हमने खींचा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर देख सकते हैं। एक बार बस हम करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यही समकोण त्रिभुज बना, इसी प्रकार से बन रहा है। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं देखने के लिए। यहाँ पर O है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पे P2 है। यहाँ पे हम लोगों ने एकक लंबाई लिया था, ये भी लिया था, तो हम लोग को इसी को बताना है कि ये कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसके यहाँ पे ये लंबाई 1 मात्रक है, यह 1 मात्रक है, तो इसको हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यही 90 अंश कोण बना है, तो यही सामने वाली भुजा इसका वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो OP2 का वर्ग, ठीक है, OP2 का वर्ग से इस दोनों भुजाएं कौन है, OP1 है, एक वो P1 का वर्ग प्लस यहाँ पे P1 P2 का वर्ग, P1 P2 का वर्ग। एक यह भुजा है त्रिभुज में, एक यह भुजा है, एक यह भुजा, तो इस भुजा का वर्ग से इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, OP2 का ही वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, इसी का वर्ग। OP1 का वैल्यू कितना है, OP1 का वैल्यू यही है 1, तो 1 का वर्ग। और P1 P2 क्या है, यह भी 1 है, एकांक लंबाई ये भी है, तो 1 का वर्ग। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं OP2 का वर्ग, OP2 का वर्ग बराबर, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे वर्ग घटा जाएगा, यहाँ पर हम लोग ने पक्षांतर कर दिया है, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। OP2 का वैल्यू कितना हम लोग को निकल कर आ गया, करणी में 2। इसी तरह से यह आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने ना OP2 खींच दिया, तो अब हम लोग को बोला है ना कि अब OP2 पर लंब रेखाखंड खींचना है, इसी प्रकार से खींचना है। P2 आएगा तो उस पर लंब खींचेंगे हम लोग, यहाँ पे P3 आएगा तो उस पर लंब खींचना है। इस तरह से हम लोग खींचकर एक सुंदर सर्पिल बनाना है। तो चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग को बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग को खींचना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग एकदम से मिला देते हैं इसको, और यहाँ पर हम लोग निशान लगा देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग एकांक लंबाई ले लेते हैं, 1 ही सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर हमने लंबवत यहाँ पे खींच दिया P2 से। ठीक है, तो यह हमने एकांक की लंबाई खींचा हुआ है। अब चलिए O से फिर इसको मिला दीजिए, और जो यहाँ पर हम लोग को यह बिंदु मिला है ना P2, तो यह अब हम लोग को मिला P3। बस इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर लंबवत आपको बनाना है, P3 पर बनाना है लंबवत। P3 पर एकदम अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर 90 अंश का कोण। अब फिर हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हम लोग को लेना है। चलिए 8 पर मिलाकर हम लोग 7 तक ले लेते हैं। यहाँ पर फिर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ से P3 से हम लोगों ने यहाँ पे लंबवत ले लिया, और एकांक हमने लंबाई ले रहे हैं हमेशा। ठीक है, और जो ये हम लोग को पहले मिला था ना P3 पर, यह करणी में हम लोग को 3 मिला था। ठीक है, यह करणी में 3 मिला था। और फिर अब हम लोगों ने एकांक लंबाई लिया, तो यह हम लोग का मिला कौन था, P3 के बाद यहाँ पे P4 मिला हुआ है। ठीक है, अब यह वाली लंबाई हम लोग को कितना है, करणी में 4 है। करणी में 4 का मतलब यह 2 ही हम लोग को मिला है। ठीक है, करणी में 4 का मतलब 2। अब फिर हम लोग को यहाँ से P4 पर से एकांक हम लोग को लंबाई लेना है, तो बस इसको आप बनाते रहिए इस तरह से। यहाँ से फिर हम लोग एकांक लंबाई लेते हैं, यहाँ पे 90 अंश का कोण, और फिर एकांक लंबाई। ठीक है, फिर हमने एकांक लंबाई लिया, जब P4 था तो ये हम लोग को P5 मिला। ठीक है, और यहाँ से O से इसको मिला दीजिए, है ना, P5 मिला। अब यह करणी में 4 मिला था, तो अभी आपको करणी में 5 मिला। अब फिर इसके आगे भी मिलाते रहिए। इसको P5 पर भी अब खींचिए 90 अंश का कोण, एकांक लंबाई खींचिए। हम लोग 1 ही सेंटीमीटर यहाँ पे खींच रहे हैं। यह करणी में 5, या फिर हमने एकांक लंबाई खींचा, यह हम लोग को P6 मिला। ठीक है, फिर यहाँ बिंदु O से इसको मिला दीजिए, और फिर यहाँ से आपको एकांक लंबाई लेना है।
यहाँ पे मिला हम लोग को P7। फिर हम लोग को इसको इस प्रकार से हम लोग को मिला देना है। अब इस बिंदु से हम लोग को लेना है 90 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हैं। एक अंक हमने ले लिया, ये P8 हम लोग को मिला, ठीक है। फिर इसको मिलाइए O से, सबको इस तरह से मिलाते रहिए। यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण ही बनाया था। फिर यहाँ पर बनाते हैं P8 पर बनाते हैं। चलिए, तो यह हम लोग को यहाँ पर मिला। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग को मिला P9 मिला, ठीक है। अब P9 को भी इससे मिला दीजिए, हम लोग को मिला ही देते हैं। अब चलिए, यहाँ से फिर हम लोग को 90 अंश का कोण बनना है, एक अंक लंबाई लेना है, ठीक है। तो हम लोग फिर P9 से लेते हैं। लंबवत हमने ले लिया, ठीक है। अब P हम लोग को P10 मिला, ठीक है। अब चलिए, इसको भी हम लोग मिला ही देते हैं। O से हम लोगों ने यहाँ पे O से P10 को हमने मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। ये हम लोग को करणी में 6 मिला, यह करणी में 7, करणी में 8, यह करणी में 9, ठीक है। यह करणी में 10 हम लोग को मिला। फिर हम लोग यहाँ से एक अंक लंबाई लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग को लंबवत खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से लंबवत बिंदु हम लोग बनाते चलते हैं। और फिर 1-1 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर लेते चलिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने लिया। अब यहाँ पर हम लोग को P11 मिला, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से O को O से हमने P11 को मिला दिया, ठीक है। यह लंबवत है, यह हम लोग का कितना बना, करणी में 11, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम लोग को 90 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ पर फिर बनाइए। और ये हम लोग को बनाना कब तक है, बनाना तब तक है जब तक यहाँ पे इस लाइन में पूरा आ न जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फिर हम लोग ले लेते हैं। एक सेंटीमीटर इस तरह से लेते रहना है, ठीक है। ये अब सब लंबाई क्या है, एक अंक ही है। ये हम लोग एक मात्रक ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को P11 मिला है ना, तो ये हम लोग को P12 मिला, ठीक है। अब यहाँ से O से P12 को मिला देते हैं। चलिए, इसके फिर हम लोग आगे मिलाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग 90 अंश का कोण बना रहे हैं। फिर एक अंक लंबाई लीजिए, यहाँ पर फिर हमने एक अंक लंबाई लिया, यह हम लोग को P13 मिला, ठीक है। चलिए, इसको भी हम लोग मिला देते हैं इससे O से। चलिए, अब आगे बनाइए। यहाँ पर हम लोग हमेशा 90 अंश का कोण बना रहे हैं, साथ साथ एक अंक लंबाई हम लोग ले रहे हैं। चलिए, यहाँ पर फिर 90 अंश का कोण बनाइए। यहाँ पर यह करणी में हम लोग को यह 12 मिला, यह करणी में 13 मिला हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी बिंदु हम लोग को यह मिला कितना, P14 मिला, ठीक है। अब P14 को भी O से ही मिला दीजिए। इसी तरह से हम लोग को एक सुंदर सर्पिल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे P14 पर से भी फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। तो इसको घर पे आपको अच्छे से करना है, ठीक है।
आप जितना इसको समय देकर बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। एक अंक हमने लिया लंबाई, साथ साथ हम लोग लंबवत ले रहे हैं। यह P हम लोग को 15 मिला, ठीक है। अब P15 को भी हम लोग क्या करते हैं, O से मिला देते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से हम लोग को 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, तो हम लोग फिर बनाते हैं यहाँ से 90 अंश का कोण। ये हम लोग को करणी में 14 मिला था, करणी में 15, ठीक है। और यहाँ पे P अब हम लोग को 16, यह पॉइंट मिला। अब इसको भी हम लोग को क्या करना है, O से मिला ही देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से फिर हम लोग को यहाँ पे लंबवत लेना है। चलिए 1 सेंटीमीटर फिर हम लोग यहाँ से खींचते हैं। यहाँ पे एक अंक हमने लंबाई लिया, यह हम लोग को कितना मिला, P16 ना, तो यहाँ पे यह 17 हम लोग को मिला। अब P17 से फिर O को बिंदु को मिलाइए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। P यहाँ पे 16 है, यहाँ पे लंबवत तो हम लोग ले ही रहे हैं, साथ साथ एक अंक लंबाई भी ले रहे हैं। यहाँ पे P हम लोग को 17 मिला। तो देखिए इसी प्रकार से आपको बनाने के लिए बोला था, है ना, कि यहाँ पर हम लोग को पहले बिंदु O ले लेना था, फिर क्या करना था, हम लोग को P1 एक अंक लंबाई ले लेना था, ठीक है। फिर वहाँ से लंबवत भी हम लोग को एक अंक लंबाई P2 लेना था, ठीक है, P2 बिंदु लेना था। अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने O को और P2 को मिला दिया, तो हम लोग को कितना मिला, करणी में 2 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे एकांक हम लोगों ने लंबवत लंबाई लिया, है ना, एक मात्रक लंबाई लिया, तो हम लोग को यह P3 मिला। P3 को भी O से मिला दिया, ये हम लोग को करणी में 3 हो गया, ठीक है। P3 से हम लोगों ने क्या किया, एकांक लंबाई लिया और यहाँ पे P4 बिंदु प्राप्त किया, P4 को और O को मिला दिया, ठीक है। तो ये हम लोग को करणी में 4 मिला। करणी में 4 का मतलब मापेंगे तो यह 2 ही आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे P4 बिंदु से एकांक लंबाई ले रहे थे हम लोग, प्रत्येक बिंदु से क्या कर रहे थे, एकांक लंबाई ऊपर ले रहे थे, है ना, एकांक लंबाई लेकर और यहाँ से ऊपर मिला दे रहे थे। तो यही हम लोग को सुंदर सर्पिल ना 17 तक आएगा, ठीक है। इसको और अच्छा से किए रहे होते ना, तो यहाँ पर 17 एकदम इसी लाइन पर ही आता, ठीक है। और आप बढ़िया से इसको करिए, ठीक है। इसी तरह से ये हम लोग को चौथा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए तो इसी प्रकार से ये प्रश्नावली हम लोग की समाप्त हो गई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।